विद्यार्थियों, नमस्कार। स्टडी जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय रहेगा हिंदी व्याकरण और उसका उपविषय है वाच्य। वाच्य का सामान्य अर्थ होता है बोलने का विषय या बोलने योग्य। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का भाव या क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्याकरण में क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। विधान का क्या अर्थ होता है? विधान का अर्थ होता है कार्य, यानी कर्ता का क्रिया से क्या संबंध है, क्रिया कर्ता के अनुसार है, क्रिया कर्म के अनुसार है या क्रिया भाव के अनुसार है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे कविता खेल रही है, कविता के द्वारा खेला जाता है, कविता से खेला नहीं जाता। कविता खेल रही है, कविता खेलने का कार्य कर रही है, अतः क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो पहले वाक्य में खेलने का मुख्य विषय कविता है, अर्थात कार्य को करने वाली कविता है कि कविता जो है वो खेलने का कार्य कर रही है, अतः यह कर्तरीवाच्य है। कर्तरीवाच्य के अंदर अब ये खेल रही जो है, खेल रही क्रिया है जो कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार है। अर्थात ध्यान दीजिए, कविता एक वचन में है तो यहाँ क्रिया भी एक वचन में होगी, यानी जो कर्ता का लिंग व वचन है उसी के अनुसार क्रिया होगी, अतः यह कर्तरीवाच्य है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, कविता के द्वारा खेला जाता है, तो इसी प्रकार दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। कर्म के अनुसार, कर्म क्या है? खेल, खेला जाता है, कविता के द्वारा खेला जाता है, ना कि कविता के द्वारा खेला जाता है या कविता खेलती है या खेलने के लिए जाती है। यहाँ पर कविता क्या है? गौण हो गई, और जो कर्म है ये क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो कर्म के प्रधान होने पर वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है, इसमें न तो कविता की प्रधानता है और न ही खेल यानी कर्म की प्रधानता है, अपितु भाव की प्रधानता है कि कविता से खेला नहीं जाता है, खेला नहीं जाता है, अतः यहाँ पर भाव की प्रधानता होने के कारण भाववाच्य है। इस प्रकार परिभाषा बनती है कि क्रिया के जिस रूपांतरण से यह पता चले कि क्रिया का विधान कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार, क्रिया की संरचना की दृष्टि से हिंदी में वाच्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तरीवाच्य, नंबर 2 अकर्तरीवाच्य। तो पहले हम कर्तरीवाच्य करेंगे कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, हमने पहले भी पढ़ा है कि कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे इसमें कर्म गौण होता है, कर्ता में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है और अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है। जैसे राहुल दौड़ता है, पवन पत्र लिखता है। राहुल दौड़ता है, इसमें राहुल करता है और दौड़ता है क्रिया है, कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। पवन पत्र लिखता है, पवन करता है, पत्र कर्म है और लिखता है क्रिया है, अतः सकर्मक क्रिया है। राहुल और पवन दोनों करता हैं, तो ये वाक्य और जो क्रिया इसकी है, दौड़ता है, लिखता है, ये राहुल और पवन के
अनुसार है, अतः कर्ता प्रधान है, तो ये दोनों वाक्य कर्तृवाच्य हैं। अब दूसरा पार्ट आता है वाच्य का अकर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता न होकर कर्म या भाव होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे अंकित से पत्र लिखा जाता है। अंकित कर्ता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता गौण है। क्यों? क्योंकि कर्ता के बाद से या के द्वारा जब लग जाता है तो कर्ता गौण होकर कर्म प्रधान हो जाता है, और जो क्रियापद है वह कर्म के अनुसार होता है, और ऐसे वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। इसी प्रकार नमन से दौड़ा जाता है, यहाँ पर न कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, अपितु जो क्रियापद है इसका भाव प्रधान है, अतः यह भाववाच्य है। अतः अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम कर्मवाच्य करेंगे। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता का लोप होता है, और कर्ता के बाद से या के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। इसमें केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, अकर्मक का प्रयोग नहीं होता है। इसकी क्रियाओं का पुरुष, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे बच्चे को मिठाई दी गई। बच्चे को मिठाई दी गई क्रिया मिठाई कर्म के अनुसार है। माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया गया। माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया गया। जो गया क्रिया है वह कर्म दूध पिलाया गया के अनुसार है, तो यहाँ पर कर्ता का लोप है, कर्म की प्रधानता है, अतः ये दोनों वाक्य कर्मवाच्य हैं। यहाँ मिठाई व दूध कर्म है। यही इसका केंद्र बिंदु है कि जो क्रियापद है वो मिठाई व दूध के अनुसार है, ना कि कर्ता के अनुसार। इस प्रकार यहाँ पे कर्ता गौण है, कर्म प्रधान है, अतः ये दोनों वाक्य कर्मवाच्य हैं। कर्मवाच्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनता है। नंबर 2, कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग व वचन कर्म के अनुसार होते हैं। मुख्य क्रिया सदा भूतकाल में होती है। भूतकाल जो समय बीत गया है, जिसके अंत में आ, ई, ए होते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग होता है। क्रिया के एक से अधिक पद होते हैं। जाना क्रिया का रंजक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये थे कर्मवाच्य के महत्वपूर्ण बिंदु। अब हमारा अगला पार्ट है भाववाच्य। भाववाच्य जिस वाक्य में कर्ता की अथवा कर्म की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रधान होता है। यानी इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है भाववाच्य की, कि इसकी क्रिया अकर्मक होती है, और कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, और कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी, यानी दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। लेकिन भाववाच्य में कर्म की प्रधानता व कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रधान होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्य हमेशा पुल्लिंग, एकवचन और अकर्मक क्रिया में होते हैं। जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा जाता है। यहाँ पर दौड़ा और उड़ा दोनों ही क्रियाएं प्रमुख हैं, और ये दोनों ही क्रियाएं अकर्मक हैं, अर्थात इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है, और ये दोनों ही शब्द नहीं जाता और जाता है पुल्लिंग और एकवचन है, अतः ये दोनों वाक्य भाववाच्य हैं। अब भाववाच्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1, भाववाच्य में क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन
तथा अन्य पुरुष की होती है और भाववाच्य कर्मक क्रिया का कर्मवाच्य जैसा रूप होता है। भाववाच्य की क्रिया से प्राय असमर्थता प्रकट होती है। इसकी क्रिया के भी एक से अधिक पद होते हैं और जाना क्रिया का रंजक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद। वाच्य का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः धन्यवाद।